ओके, हो गया शुरू। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर वाईफाई स्टडी चैनल में राजेंद्र शर्मा की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और राजस्थान ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में जो अपनी मिट्टियाँ चल रही थी, मैंने कल आपको एक पूरा कंप्लीट पढ़ाया था, बारीक कोन वाली मिट्टी, और आज अपन फिर वापस शुरू करते हैं उसी को और बढ़ते हैं आगे दोस्तों, करते हैं शुरुआत अपने। एक अपन ने पढ़ ली थी, दूसरी मिट्टी में शुरू करता हूं, मध्यम कोनों वाली, मध्यम कोनों वाली मिट्टी। कल दोस्तों अपन ने बारीक कोनों वाली मिट्टी पढ़ ली थी, आज मध्यम कोनों वाली मिट्टी की बात करता हूं। तो मध्यम कोनों वाली मिट्टी, अगर आपसे पूछे कि मध्यम कोनों वाली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों आंसर आएगा नदियों के जमाव से, नदियों के अवसाद के जमाव से। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि जो मध्य कणों वाली मिट्टियां बनती हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो आंसर आएगा नदियों के अवसाद के जमाव से। अब जो मिट्टियां नदियों के अवसाद के जमाव से बनती हैं उन मिट्टियों का रंग कैसा होता है, उन मिट्टियों का रंग होता है भूरा। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भूरे रंग का कारण क्या है, कि जो मिट्टियां नदियों के अवसाद के जमाव से बनती हैं उन मिट्टियों का रंग भूरा क्यों होता है, तो दोस्तों इन मिट्टियों का रंग भूरा होता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है दोस्तों पोटास की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, चूना और ह्यूमस। इतने एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, और यदि इतने एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे तो मिट्टी का रंग कैसा होगा, भूरा। तो नदियों के अवसाद के जमाव से जो मिट्टियां बनती हैं उनका रंग भूरा होता है, और भूरे रंग का कारण लिखा है आपको पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना और ह्यूमस की अधिक मात्रा होना। अब दोस्तों ये एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं, नदियाँ ये एलिमेंट्स कहाँ से लेकर आती हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं इनकी अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। आपने जब ये नदियों के अवसाद के जमाव से बन रही है तो आपको पता ही होगा कि जो नदियाँ होती हैं ये पहाड़ों से निकलती हैं। समस्त नदियाँ कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं। तो पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर आपने देखा होगा पक्षी बैठते हैं, जानवर बैठते हैं, कौवा हुआ, कबूतर हुआ, मोर हुआ, ये बहुत सारे जानवर पेड़ पौधों पर बैठते हैं। अब ये जानवर जो होते हैं ये भीट करते हैं, और जब ये भीट करते हैं तो भीट धरातल पर आएगी, हवा में लटक जाएगी, स्वाभाविक है धरातल पर आएगी, और धरातल पर आएगी तो जानवरों की जो भीट होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है पोटास और फास्फोरस की। और जब ये जानवरों की भीट नदियों के संपर्क में आएगी तो नदी इस भीट को बहा कर ले जाएंगी, और जहाँ इस भीट का जमाव करेंगी उस क्षेत्र की मिट्टियों में पोटास और फास्फोरस की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो ये पोटास और फास्फोरस आता है जानवरों के मलमूत्र से, जानवरों के मल मूत्र से। दूसरा अपन बात करते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं, जैसे ये आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, घोड़े, ये जंगलों में चरने के लिए जाते हैं दोस्तों। अब ये अपना जो गोबर करते हैं वो गोबर भी धरातल पर आता है, हवा में तो लटकता नहीं है। जब ये गोबर धरातल पर आएगा, धरातल पर पड़ा रहेगा, तो इस गोबर में भी पोटास और फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये जानवरों के द्वारा किया गया गोबर धरातल पर जब पड़ा रहता है, और बारिश के मौसम में जब नदियाँ आती हैं इस गोबर को अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। जब बहा कर ले जाएंगी तो जिस क्षेत्र में इसका जमाव करेंगे उस क्षेत्र में पोटास और फास्फोरस की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो पोटास और फास्फोरस इन मिट्टियों में कहाँ से आता है, जानवरों के मलमूत्र से। दूसरी बात करते हैं कैल्शियम। ये जितने भी जानवर बताए मैंने जो पेड़ों पे बैठते हैं, जंगलों में चरते हैं, ये मरते हैं, अमर नहीं रहते हैं। जब मरेंगे तो इनकी हड्डियां है ना
जब ये मरेंगे तो नीचे भी गिरेंगे दोस्तों, गिरेंगे, या फिर अपने जो गाय भैंस भेड़ बकरी होती है मर जाती है तो अपन इनको भी जंगल में फेंकते हैं। तो इनके जो मांस होते हैं उनको तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो खा जाते हैं, हड्डियां इसकी पड़ी रहती हैं। जब कभी नदियों के साथ ये हड्डियां बहकर आती हैं, अर्थात नदियों का संपर्क इन हड्डियों से होता है, तो नदियां इन हड्डियों को अपने साथ बहाकर लाती हैं। और जब नदियां इन हड्डियों को बहाकर लाएंगी तो नदियों के द्वारा लाए गए जो शिलाखंड होते हैं उनके आपस में टकराव से ये हड्डियां है ना बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी। और हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कैल्शियम की, और जहां इस कैल्शियम का जिस क्षेत्र में इस कैल्शियम का जमाव होगा, अर्थात हड्डियों के बारीक चूर्ण का जमाव होगा, उस क्षेत्र की मिट्टियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो कैल्शियम आता है जानवरों की हड्डियों से। चूने की बात करते हैं कि जो ये नदियां होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में दो प्रकार की चट्टान होती हैं, एक हार्ड एक मुलायम। जो मुलायम चट्टान होती है वो चूना प्रदान होती हैं। जब नदियां चूना प्रदान चट्टानों के संपर्क में आएंगी तो चूने को घोलकर अपने साथ लेकर आएंगी, और जब ये चूना को घोलकर अपने साथ में लेकर आती हैं, जहां इनका वेग कम होगा तो लाए गए चूने का ये जिस क्षेत्र में जमाव करेंगे उस क्षेत्र में की मिट्टी में चूने की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हुमस कहाँ से आता है? जंगलों से जो नदियाँ निकलती हैं, तो देखो इनमें जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ों पर पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं ना वो हमेशा पेड़ पौधों के चिपकी हुई नहीं होती हैं। जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिराते हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियां जब धरातल पर गिरती हैं तो उनके सड़ने व गलने से हुमस की मात्रा हुमस बनता है, और ये हुमस जब नदियों के संपर्क में आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाता है तो और जिस क्षेत्र में इसका डिपोजिशन होगा, जमाव होगा, उस क्षेत्र में हुमस की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात उन मिट्टियों में हुमस की मात्रा में वृद्धि होगी। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने और गलने से हुमस बनता है, और ये हुमस नदियों के संपर्क में आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाता है, और जहां इसका जमाव होगा वहां पर हुमस की मात्रा बढ़ेगी। तो जब इतने एलिमेंट्स एक साथ मिट्टियों में पाए जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। आपने देखा होगा दोस्तों, एक दो व्यक्ति है मेरे पास में, व्यक्ति ए व्यक्ति बी। मैं इनको बोलता हूँ, ए को बोलता हूँ कि आपको सब्जी बनानी है, लेकिन सिर्फ इसको मैं कुछ नहीं देता, ओनली इसको है ना तेल जीरा नमक मिर्ची देता हूँ, और इसको मैं सारे मसाले देता हूँ जितने भी सब्जी में डलते हैं, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची जितने भी डालने होते हैं वो देता हूँ। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। जिस सब्जी में मसाले ज़्यादा डलेंगे वो सब्जी स्पाइसी होगी, टेस्टी होगी, और जिसमें कम डलेंगे वो कम स्पाइसी होगी, कम टेस्टी होगी। तो इतने एलिमेंट्स इस मृदा में जब मिलेंगे तो रंग कैसा होगा, भूरा होगा। समझ में आ गया है ना? अब जब इतने एलिमेंट्स इसमें होंगे तो ये मिट्टी समस्त मिट्टियों में सर्वाधिक क्या होगी, उपजाऊ होगी। और ऐसी मिट्टी के अन्य नाम जो मिट्टी नदियों के अवसाद के जमाव से बनती है और जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, उस मिट्टी के अन्य नाम हम उसको किस किस नाम से जानते हैं? उसे हम बोलते हैं जलोढ़, उसे बोलेंगे हम दोमट, उसे बोलेंगे हम कांप, उसे बोलेंगे हम खचारी, उसी बोलेंगे हम खादर, और उसे बोलेंगे हम एल्फीसोल। तो देखो, व्यक्ति एक नाम अनेक। दोस्तों ये मिट्टी एक ही है, नाम अलग अलग है। इसको जलोढ़ कह दो, इसे दोमट कह दो, इसे कांप कह दो, इसे खचारी कह दो, इसे खादर कह दो, इसे एल्फीसोल कह दो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मैंने ये कह दिया। इसको भौतिक दृष्टि से जो बताया था तो मैंने जलोढ़ दोमट आपको लिखा था मैंने। ये व्यक्ति एक है, नाम अनेक। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटास फास्फोरस कैल्शियम चूना हुमस की अधिकता होती है। और इनमें ये सारी की सारी मिट्टियाँ हैं ना, समस्त मिट्टियों में क्या होती हैं, सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। जब ये समस्त मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ होंगी दोस्तों, तो इनमें फसल कौन सी पैदा होती है? तो इनमें फसल पैदा होती है दोस्तों रबी की। कौन सी फसल पैदा करेंगे अपन? रबी की फसल, जिसमें गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, आदि फसल इसमें पैदा होती है। फसल इसमें रबी की पैदा होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना। तो याद रखना, व्यक्ति एक नाम अनेक, व्यक्ति एक है, नाम अनेक है।
मैं बोल रहा हूँ जलोढ़, दोमट, कांप, खचारी, खादर, एल्पिसोल, और इनमें फसल रबी की होती है। रबी में किसकी फसल होती है? गेहूं, जो चने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी, मध्यम कणों वाली मिट्टी की मैंने बात की है दोस्तों। निर्माण नदियों के अवसाद के जमाव से, रंग भूरा होता है, इसलिए इनको भूरी मिट्टी भी कहते हैं। भूरा रंग होता है इसलिए इनको कौन सी मिट्टी भी बोलते हैं? भूरी मिट्टी। इन समस्त मिट्टियों को भूरी मिट्टी भी कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जितनी भी नदी बेसिन होती हैं उनमें सब में भूरी मिट्टी पाई जाती है। पूछ ली परीक्षा में चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, लूणी बेसिन में, इनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आंसर आएगा भूरी मृदा। पूछा हुआ प्रश्न है ये, याद रखना इसको। तो मैंने आपको समझा दिया। निर्माण नदियों के अवसाद के जमाव से रंग भूरा होता है, इसलिए इनको भूरी मिट्टी भी कहते हैं। भूरे रंग का कारण पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना, हुमस, जब इतने एलिमेंट्स होंगे तो ये समस्त मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊंगी। ऐसी मिट्टियों के अन्य नाम में जलोढ़, दोमट, कांप, खचारी, खादर, एल्पिसोल, फसल रबी की, और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं, जौ, चना, सरसों होती है। नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी मिट्टी है आपकी इसमें मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। अब तीसरी मिट्टी पढ़ेंगे अपन, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी की बात करते हैं तो ऐसी मिट्टी का निर्माण। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी के निर्माण के लिए दो कंडीशंस, दो शर्त जरूरी हैं। अगर ये दोनों शर्त पूरी होती हैं तो ये मिट्टी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। पहला कि उस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि तापमान के साथ उस क्षेत्र में वर्षा भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों शर्त पूरी होंगी, तापमान के साथ वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात तापमान और वर्षा दोनों होनी चाहिए। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी बनेगी? मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। और ऐसी मिट्टी जिसमें जहाँ तापमान और वर्षा ज़्यादा होती है, ऐसी मिट्टी के अन्य नाम, जो मिट्टी बनेगी उसको किस किस नाम से जानेंगे? दो कंडीशंस, तापमान ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसी मिट्टी के अन्य नाम, इसे बोलो लाल पीली, इसे बोल दो लाल पीली, इसे बोल दो लाल बलुई, इसे बोल दो लाल, इसे बोल दो लेटराइट, और इसे बोल दो दोस्तों मोलिसोल। इसे कौन सी बोल दो? मोलिसोल। वापस बोल रहा हूं मैं, लाल पीली, लाल बलुई, लाल लेटराइट और मोलिसोल। व्यक्ति एक नाम अनेक, लाल 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 पीली, लाल बलुई, लाल लेटराइट, मोलिसोल, ये सारी की सारी जो मिट्टी लिखी है मैंने, व्यक्ति एक नाम अनेक, ये मिट्टियां जहाँ वहाँ बनती हैं जहाँ टेम्परेचर और वर्षा ज़्यादा होती है। समझ में आया ना? अब ये देखो, उपरोक्त मिट्टियों का रंग, उपरोक्त मिट्टियों का रंग, उपरोक्त मिट्टियों का रंग होता है लाल। उपरोक्त मिट्टियों का रंग कैसा होता है? लाल। परीक्षा में पूछे कारण कि लाल मिट्टियों का लाल रंग क्यों होता है? IAS 2010 में प्रश्न पूछा हुआ है कि लाल मिट्टियों का लाल रंग क्यों होता है। कारण बता रहा हूँ इसका, लोहा ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, अंग्रेजी में से फेरस ऑक्साइड बोलेंगे। फेरस ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टियों का लाल रंग होता है। यह एग्जाम में आता है कि फेरस ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है। राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में मैंने आपको वो भी नहीं बताया कि मध्यम कणों वाली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो मध्यम कणों वाली जो मिट्टी नदियों के अवसाद के जमाव से बनती है, वो मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी भाग में। अगर याद रखना, मैं भूल गया था, उस समय दिमाग से स्लिप हो गया था कि मध्यम कणों वाली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? वो मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी भाग में। ठीक है। और ये मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी राजस्थान में पाई जाएगी दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। अब देखो इस क्षेत्र में देखो दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा जहाँ से गुजरेगी सूर्य की किरणें उस रेखा पर क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। तो कर्क रेखा के कारण यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, वर्षा भी राजस्थान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग से इनकी तुलना में ज़्यादा होती है। तो दोनों शर्त पूरी हो गई, वर्षा भी है और टेम्परेचर भी है, तापमान भी है। माइनस में यहाँ जाता नहीं है टेम्परेचर। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों ऐसी मिट्टी में हम करेंगे फसल। तो फसल देखो, एक तो होती है इसमें सबसे ज़्यादा मक्का। मक्का के अलावा यहाँ पे देखो दोस्तों अपन करते हैं, यहाँ पे फसल होती है अफीम। और इसके अलावा यहाँ पे होते हैं रसदार फल। ये फसल सबसे ज़्यादा होती है, मक्का, अफीम और रसदार फल। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इसको। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी निर्माण के लिए दो कंडीशंस जरूरी है। तापमान ज़्यादा होना चाहिए, वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। अन्य नाम में से लाल पीली बोल दो, लाल बलुई बोल दो, लाल बोल दो, लेटराइट बोल दो, मोलिसोल बोल दो। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, या रीट में प्रश्न पूछा हुआ है शायद, या पटवारी में पूछा हुआ है, किसी में पूछा हुआ प्रश्न है कहाँ पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन में दो दो के जोड़े बने हुए थे, सही आंसर था डूंगरपुर बांसवाड़ा। दो दो के थे या तीन तीन के थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर ऐसे उल्टे पुल्टे थे। उपरोक्त मिट्टियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, इसका कारण लोहा ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फसल होती है मक्का, अफीम और रसदार फल। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। और कुछ लोग हैं ना इस चैनल का मिसयूज करते हैं। मिसयूज इसलिए करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, लड़कियों से बात करते हैं, और इसीलिए है ना हमारा भी है ना, मेरा दिमाग ख़राब होता है। मैं सोचता हूँ कि एक के चक्कर में है ना सबका नुकसान होगा, क्यों फालतू में पागल हूँ क्या जो मैं इसमें आकर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा समय ख़राब कर रहा हूँ। और इस तरीके के आप लोग बात करते हो, ऐसे क्यों किसी का दिमाग ख़राब करते हो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही समझदार इंसान हो, इस तरीके की बातें करोगे तो मैं ये है ना, मैं आपको ये टोटली है ना छोड़ दूंगा, क्लास ड्रॉप कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। इस तरीके से वीडियो शुरू नहीं होता है उससे पहले आप डिसलाइक कर देते हो, पढ़ाना नहीं शुरू करते हैं उससे पहले डिसलाइक करते हो। बड़े मान मूर्ति हो क्या आप जो डिसलाइक करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरीके से बैठे बैठे आपस में छोरियों से चैट करते हो, अरे क्यों ऐसे धरती पे बोझो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर क्लास में होते ना तो बाहर निकालता कि बाहर भग जाओ यहाँ से, आप जैसे इंसानों की ज़रूरत नहीं है हमको। ये उनके लिए जो गरीब विद्यार्थी हैं, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लड़कियों से चैट करते हो। आपने हमको ऐसे कोई खरीद लिया क्या जो आप ऐसे इस तरीके से कमेंट भी करते हो। कमेंट देखता हूँ मैं आपको, और ये क्लास ड्रॉप कर दूंगा मैं आराम से। मुझे आपकी नीड नहीं है, आप लोगों को हमारी नीड है, आप लोगों को इस वाईफाई चैनल की नीड है। डिसलाइक कर देते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। शुरू नहीं होता उससे पहले डिसलाइक कर देते हो। अब आपकी चौथी मिट्टी बच रही है। इससे पहले मैं आपको है ना ये बता देता हूं, मृदा स्वास्थ्य योजना। मृदा स्वास्थ्य योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना फरवरी 2015 से शुरू, कहाँ से शुरू हुई थी, सूरतगढ़, गंगानगर। परीक्षा में पूछ ली मृदा स्वास्थ्य योजना कहाँ से कब शुरू हुई थी, 19 फरवरी 2015 को, और कहाँ से शुरू हुई थी, सूरतगढ़ गंगानगर से। और इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है स्वास्थ्य योजना, अर्थात जो मृदा है वो उपजाऊ है या अनुपजाऊ, इस बात की जांच हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया।
मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ, इस बात की जांच हेतु मृदा स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया था। एग्जाम में पूछे मृदा स्वास्थ्य योजना कब शुरू की गई थी, तो आंसर आएगा 19 फरवरी 2015 से। और कहाँ से शुरू की गई थी दोस्तों, ये इसकी शुरुआत हुई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। और इस योजना के अंतर्गत 75% राशि है ना आपकी केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राशि आपकी राज्य सरकार। इसका जो बजट है वो है 75:25 का। इस योजना को चलाने में जो बजट खर्च हुआ है, बजट जो दिया जाएगा वो बजट क्या है आपका 75:25। तो पूछे मृदा स्वास्थ्य योजना का बजट क्या है 75:25। दूसरा, मृदा स्वास्थ्य योजना के प्रारंभ कब हुआ 19 फरवरी 2015। कहाँ से, सूरतगढ़ गंगानगर से। ठीक है दोस्तों, अब आज है ना मेरा थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, बस इतना ही करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।